बच्चों, मैं मंजू राजावत। शायद आप लोग मुझे जानते हैं, 2 साल से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप 3rd ईयर के बच्चे हैं। तो बच्चों, अब मुझे आपको प्रैक्टिकल मेरी पढ़ाने की वो मिला है आप लोगों को, एस सेक्शन को। तो आप लोग एस सेक्शन के हैं, तो इसलिए सभी बच्चों, मैंने प्रैक्टिकल का आपको सिलेबस तो डाल दिया था और कुछ मैटर भी डाला है। आपके कोर्स में इस बार मानचित्र प्रक्षेप हैं और 3 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविमीय आरेख, ये आपको बनाने हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप शायद आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, 12th में आप लोगों के कोर्स में थे। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत तो शायद आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अपन चर्चा करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, किसे मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अगर हम प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका मतलब अर्थ होता है कि किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखलाना प्रक्षेप कहलाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो हम सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो सिनेमा के पर्दे पे हमें जो चित्र दिखाई देता है, हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े उसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या होते हैं? एक फिल्म होती है और उसको प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, तो हमें वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो प्रक्षेप हैं उनको भी हम पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को अगर प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाएं तो वो कहलाते हैं। उनको प्रक्षेपित करके दिखलाना होता है। अब प्रक्षेप क्या होते हैं, इसके लिए अलग अलग, और इसमें क्या दिखाया जाता है, प्रक्षेप में हम किसको क्या दिखाते हैं, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। F.J. मॉन्कहाउस ने कहा है कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्त और यामोत्तर का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। इसी तरह से जो जॉन बीगट हैं, उन्होंने भी कहा है कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रक्षेप में हम क्या दिखाते हैं। जो हमारे ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको कागज पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। इसी तरह से स्टीयर्स हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। तो इससे हमें हमें क्या पता चला कि जो हमारा पृथ्वी है वो कैसी है? गोलाकार पृथ्वी है। उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए हम प्रकाश या ज्योमेट्री विधि के द्वारा कागज या किसी समतल सतह पर खींचा गया भूग्रिड में हम क्या दिखाते हैं? अक्षांश और देशांतर, उनके जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। तो समझ में आया कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है, मानचित्र प्रक्षेप में हम क्या दिखाते हैं। अब आता है कि हमें मानचित्र प्रक्षेप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास तो ग्लोब होता है। तो हमारी जो धरातल है, पृथ्वी है, उसकी वास्तविक आकृति कैसी है? एक चपटे दीर्घ वृत्त के समान। परंतु पृथ्वी के विषुवती और वह ध्रुवीय अर्धव्यासों की लंबाइयों में इतना कम अंतर है कि इसकी आकृति को करीब करीब गोलाकार या नारंगी के समान मान लिया गया है। और पृथ्वी के इस गोलाकार आकृति को केवल ग्लोब के द्वारा ही सही देखा या दिखाया जा सकता है, तथा मानचित्र प्रक्षेपों की तुलना में ग्लोब का प्रयोग कम होता है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो
ग्लोब है उस पर पृथ्वी के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा कि अगर हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब की आकृति कैसी है। ग्लोब को हमने कैसा माना है, जैसा कि हमारे धरातल की आकृति है, ठीक है ना। अब हम ग्लोब पर अगर पूरे विश्व को एक साथ देखना चाहें तो संभव नहीं है। जो भाग हमारे सामने होगा वही दिखाई देगा। फिर हमें दूसरे भाग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। तो अब मानचित्र प्रक्षेप बनाने की आवश्यकता क्यों हुई हमें, क्योंकि हम ग्लोब पर पृथ्वी के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देख सकते। फिर आता है कि ग्लोब पर स्थानों के बीच की दूरियां मापना कठिन है, क्योंकि ग्लोब की बनावट कैसी है, उभरी हुई। अगर हम उस पर एक स्थान से, सपोज अपने को जयपुर से अजमेर की दूरी नापनी है और हम सोचें कि ग्लोब की सहायता से उस दूरी को नाप लें तो संभव नहीं है। जबकि अगर मानचित्र होगा तो उस पर हम क्या करते हैं, मानचित्र सपाट होता है, समतल होता है, तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी आसानी से माप सकते हैं। तो दूसरा कारण ये रहा कि मानचित्र प्रक्षेप हमने क्यों बनाने की आवश्यकता हमें क्यों हुई। तीसरा कि ग्लोब को कागज पर बने मानचित्र की तरह हम मोड़कर नहीं रख सकते या पुस्तक आदि में देना इसको संभव नहीं है। हमने देखा होगा कि अपनी जो किताबें होती हैं उसमें विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है ना, और उसको हम मानचित्र को कागज पर बना हुआ है, हम किसी भी आकार में उसको मोड़ के और आसानी से रख सकते हैं। जबकि ग्लोब को इस तरह से मोड़ना कर रखना या पुस्तक में रखना संभव नहीं है। फिर है कि पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के अलग अलग ग्लोब बनाना संभव नहीं है, ग्लोब नहीं बनाया जा सकता। तो हम पृथ्वी का, अगर हमें किसी छोटे भाग का हमें मानचित्र बनाना है तो उस बृहद मापनी पर प्रदर्शित छोटे भाग को भी बड़ी मापनी पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं और उसकी आकार में उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं, और जबकि ग्लोब पर ऐसा करना संभव नहीं है। फिर आता है मानचित्रों की तुलना में ग्लोब के रखरखाव और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि मानचित्र को तो हम क्या करते हैं, मोड़ के तोड़ के कहीं भी किताब के अंदर भी रख लिया, बैग में रख लिया, जहाँ कहीं हम लेके जाना है हमें ले जा सकते हैं। जबकि ग्लोब को ले जाने के लिए हमें अलग ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कारण थे जिससे कि हमें मानचित्र प्रक्षेप बनाने की आवश्यकता हुई। तो इसलिए मानचित्र प्रक्षेप क्या हुआ, ग्लोब की अगर हम अपेक्षा देखें तो मानचित्र ज़्यादा उपयोग होते हैं। मानचित्रों में पृथ्वी की गोलाकार आकृति को कागज पर किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है और इसकी रचना करने के लिए ग्लोब की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको किसी तरह समतल सतह पर जाल या प्रक्षेप बनाना आवश्यक है, जिससे इस जाल में ग्लोब के जो विवरण हैं उसको यथास्थान अंकित किया जा सके। फिर आते हैं भूग्रिड। भूग्रिड क्या होता है, प्रक्षेपों की रचना में जो हमें मापनी दी गई होती है उसके अनुसार हम किसी समतल सतह पर ग्लोब की जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल या भूग्रिड खींचा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहेंगे, भूग्रिड कहेंगे। अब अक्षांश क्या होते हैं, ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य यामोत्तर या ध्रुव वृत्त के चाप की अंशों में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई चित्र है, उसमें ए बिंदु तथा भूमध्य रेखा के मध्य 85 डिग्री पश्चिमी ध्रुव वृत्त के एसी चाप की कोणीय दूरी 28 डिग्री है। चूंकि ए बिंदु भूमध्य रेखा के उत्तर में है
अतः इसके अक्षांश का मान 28 डिग्री उत्तर हुआ और भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव का अक्षांश वृत्त 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण। अक्षांश रेखा हमारी कितनी होती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। भूमध्य रेखा हमारे जो धरातल है उसको 2 भागों में बांटती है। फिर आता है अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त क्या होते हैं? ग्लोब पर समस्त यामोत्तर या ध्रुव वृत्तों के भूमध्य रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहा जाता है। अक्षांश वृत्त जो होते हैं हमारे जो भी हमारा अक्षांश वृत्त हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, तो इनको हम क्या करते हैं? पूरा विभाजित करते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से हम उनको विभाजित करते हैं, जो पूरे 90 डिग्री में विभाजित हो जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश वृत्तों को उत्तरी अक्षांश वृत्त कहा जाता है और दक्षिणी भाग में जो स्थित हैं अक्षांश वृत्त उनको दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहा जाता है। तो इस प्रकार अक्षांश वृत्त ग्लोब पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थिति बताते हैं। अक्षांश वृत्तों के अनुसार के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे समस्त अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समांतर या परस्पर समान दूरी पर बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी दूरियां अलग अलग हों, पर आप परस्पर समांतर दूरी होगी। दूसरा है ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब के शेष जो स्थान है उन पर अक्षांश वृत्त ध्रुव वृत्तों या यामोत्तर को समकोण पर काटते हैं। अक्षांश वृत्त सदैव यथार्थ पूर्व से पश्चिम रेखाओं के रूप में होते हैं। भूमध्य रेखा बृहत वृत्त ग्रेट सर्किल होता है, बाकी के अक्षांश वृत्त लघु वृत्त कहलाते हैं। अक्षांश वृत्तों की किलोमीटर में वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे हम उत्तर की तरफ बढ़ें या दक्षिण की तरफ बढ़ें, तो जो हमारी अक्षांश वृत्त हैं, वृत्त की किलोमीटर में वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से उत्तर या ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होने लगती है। ध्रुवों के अक्षांश वृत्त बिंदु के रूप में होते हैं। जो हमारा 90 डिग्री का अक्षांश वृत्त है, उत्तर में हो या दक्षिण में हो, कैसा है? बिंदु के रूप में होता है। ध्रुवों के अतिरिक्त ग्लोब का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होता है। भूमध्य रेखा जो एक अक्षांश वृत्त है, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा तथा उत्तरी ध्रुव के मध्य ग्लोब का ऊपरी भाग आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित ग्लोब का दूसरा आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है इसको। फिर आते हैं, ये तो हो गए हमारे अक्षांश और अक्षांश वृत्त। इसी भांति हमारे देशांतर होते हैं। अक्षांश वृत्त को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं और अक्षांश वृत्त को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। फिर आता है देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ग्लोब पर प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के छोटे चाप की अंशों में मापी गई दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। 1984 में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के अनुसार संसार के लगभग सभी देशों ने लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच रॉयल प्रेक्षणशाला से होकर जाने वाली यामोत्तर या ध्रुव वृत्त को प्रमुख यामोत्तर माना है। इस यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर मानते हुए अन्य यामोत्तरों की पूर्व तथा पश्चिम की ओर गणना की जाती है। ग्रीनविच रेखा को तो क्या मान लिया? 0 डिग्री मान लिया।
और उसके अलावा पूर्व और पश्चिम की तरफ बाकी की गणना की जाती है। देशांतरों के मान प्रमुख यामोत्तर के पूर्व अथवा पश्चिम की ओर 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। जो यामोत्तर है हमारी, वो हमारी क्या करती है, जो 0 डिग्री है वो 2 भागों में बांट देती है। एक पूर्वी गोलार्ध हो जाता है और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। अब आता है मेरिडियन, यामोत्तर। ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं। ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं ध्रुवव्रत, देशांतर रेखाएं या यामोत्तर कहलाती हैं। हम उनको ध्रुवव्रत भी कह सकते हैं, हम उनको देशांतर रेखाएं भी कह सकते हैं और उनको यामोत्तर भी कहते हैं। प्रत्येक यामोत्तर एक बृहत वृत्त होता है जिसका आधा भाग पूर्वी देशांतर रेखा और बाकी का आधा भाग पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाता है। इन देशांतर रेखाओं के सिरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलते हैं। ठीक है। इस प्रकार विपरीत ओर की आमने सामने स्थित कोई 2 देशांतर रेखाएं परस्पर मिलकर एक पूर्ण बृहत वृत्त बनाती हैं। चूंकि वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, अतः एक डिग्री देशांतर के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, जिसमें 180 डिग्री देशांतर रेखाएं प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं प्रमुख यामोत्तर के पश्चिम में होती हैं। पूर्व की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम की देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रमुख एक जो यामोत्तर है तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इन देशांतर रेखाओं की भी कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे सभी देशांतर रेखाएं यथार्थ उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं और इनकी लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समान लंबाई की होती हैं और उत्तर से दक्षिण होती हैं। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हम उत्तर की तरफ बढ़ें या दक्षिण की तरफ, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम होती जाती है, घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक। ठीक है। फिर ग्लोब पर अनेक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु सरलता के विचार से किसी एक ऐसी संख्या के अंतराल पर देशांतर रेखाएं हम खींचते हैं जो इस 180 डिग्री को पूरा विभाजित करते। ऐसा नहीं है कि कोई 2 डिग्री का देशांतर रेखा खींच दी है, अब कोई 5 डिग्री की, फिर कोई 12 डिग्री की, कोई 15 डिग्री, ऐसा नहीं है। एक हम बराबर तय कर लेते हैं कि जो हमारा 180 डिग्री है वो पूर्ण विभाजित हो जाए। 10 डिग्री हो, 20 हो, 30 हो, या 5 डिग्री, 5, 10, 15, 20 हो, तो इस तरह से हम उनको खींचते हैं, जिससे कि हमारा खींच तो हम सकते हैं, परंतु हम ऐसा एक संख्या को निश्चित कर लेते हैं जिससे कि हमारा 180 डिग्री पूरा विभाजित हो जाए। फिर आता है देशांतर रेखा के द्वारा किसी स्थान की प्रमुख यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में स्थिति का बोध होता है। ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई न कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। बाकी की ध्रुव पर क्या होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव, जिसको कि हम एक बिंदु के माध्यम से दिखाते हैं, तो वहां पर कोई भी हमारी देशांतर रेखा नहीं होती। बाकी के जितने भी अक्षांश वृत्त हैं, जितने भी ग्लोब पर स्थिति है, उसका प्रत्येक बिंदु की कोई ना कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। तो ये था हमारा जो प्रक्षेप की परिभाषा, प्रक्षेप बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, फिर भूग्रिड में 3-4 चीजें हैं, अक्षांश वृत्त, देशांतर और यामोत्तर। अब
अगले जो वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप की मापनी, फिर प्रक्षेप मापनी जो मानचित्र प्रक्षेप है उनका वर्गीकरण, उनको कितने भागों में बांटा गया है ना, कौन कौन। फिर उसके बाद अपने अगले वीडियो में अपन मानचित्र प्रक्षेप को बनाना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो आप आकर पूछ सकते हैं कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।